नमस्कार दोस्तों। विजय अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं मैनेजमेंट की एक और क्लास। तो आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं बैंकिंग के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा बैंक राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत संचालित किया जाता है? वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, केंद्रीय बैंक या विशेषकृत बैंक जो होते हैं, मतलब स्पेशल जिनको स्वीकृति मिलती है वो बैंक। तो देखिए कौन सा बैंक जो है राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत संचालित किया जाता है, तो वो है सहकारी बैंक। याद रखिएगा, सहकारी बैंक जो है वो राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत संचालित किया जाता है। आज थोड़े से क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल रखा गया है, क्योंकि देखिए जो एमपी पटवारी का पेपर है वो भी इजी आता है। कुछ कुछ क्वेश्चनों में इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं, तो हम पूरा मिक्सचर ला रहे हैं आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर लेते हैं फटाफट से। निम्न में से किस खाते को मांग जमा खाता भी कहा जाता है? बचत खाता, चालू खाता, मियादी जमा खाता या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए कौन सा बोल रहे हैं ये, निम्न में से किस खाते को मांग जमा खाता भी कहा जाता है? तो देखिए वो कौन सा खाता होता है, वो होता है चालू खाता। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, भारत के किस बैंक को शीर्ष बैंक या अपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है? शीर्ष बैंक का मतलब ये हुआ कि ये बैंक जो है वो सबसे ऊपर है, मतलब जो बैंकिंग बैंकिंग जो हमारे यहाँ पूरा सेक्टर है उसको ये रेगुलेट करता है, उसे कहा जाता है शीर्ष बैंक। मतलब नियम बनाना, नए नए नियम बनाना, रेगुलेशन बनाना, बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है, वो सारी चीजों को देखने वाले बैंक को कहा जाता है शीर्ष बैंक या अपेक्स बैंक। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक या बैंक ऑफ इंडिया? तो देखिए कौन सा शीर्ष बैंक होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो शीर्ष बैंक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। जमा स्वीकार करना बैंकों का किस तरह का कार्य है? जो जमा स्वीकार करना मतलब जो क्या करते हैं, डिपॉजिट स्वीकार करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, तो वो बैंक का कैसा कार्य है? बैंक का कैसा कार्य, प्राथमिक कार्य है, गौण कार्य है, सामाजिक कार्य है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बैंक बनाया ही क्यों जाता है, जमा स्वीकार करने के लिए और लोन को देने के लिए। तो ये कैसा काम हो गया, उनका प्राथमिक कार्य हो गया, मतलब महत्वपूर्ण काम, प्राइमरी जो काम है बैंकों का वो यही है कि जमा स्वीकार करना और लोगों को लोन देना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर फटाफट से। निम्न में से क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब जो ई बैंकिंग जिसे कहा जाता है उसके अंतर्गत नहीं आता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये ध्यान रखा करेगा कि नहीं बोला है या ये नहीं बोला है, क्योंकि कई बार ये पढ़ती समय ये ध्यान में नहीं रहता है और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं, तो जरूर से ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण या ट्रांसफर, स्वचालित टेलर मशीन या एटीएम जिसे कहा जाता है, डेबिट कार्ड या अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट? तो आपको बताना है निम्न में से क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, नहीं आता है। तो क्या नहीं आता है, जल्दी से आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें क्या हो रहा है कि इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप अपने बैंक अपने मोबाइल से या अपने पीसी से फंड ट्रांसफर की डिटेल डाल के फंड ट्रांसफर करते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल डालकर, तो इसमें भी इंटरनेट का यूज किया जा रहा है। स्वचालित टेलर मशीन, जैसे ही आप एटीएम, कहीं पर भी आपका एटीएम होता है वहां पर आप अपना एटीएम कार्ड डालते हैं, तो फिर क्या होता है, जो एटीएम मशीन है उसके ऊपर एक छतरी या एंटीना लगा होता है और उससे क्या होता है कि पास में जो मेन बैंक सर्वर है उसके पास जाता है। तो वो किसके थ्रू जा रहा है, इंटरनेट के थ्रू जा रहा है। जब आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन डेबिट कार्ड यूज करते हैं, तो आपको पता ही है ये फ्लिपकार्ट पे जैसे आपने डेबिट कार्ड यूज करा तो वो भी क्या इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। या आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा रहे हैं तो वहां पर जो मशीन होती है स्वाप मशीन, वो भी इंटरनेट के थ्रू जुड़ी होती है। तो देखिए बाकी जगह क्या यूज हो रहा है, इंटरनेट यूज हो रहा है, तो इसलिए ये नहीं है। तो अब कभी ये नहीं बोल के हाँ बोला जाए कि किसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पंजाब बैंक लिमिटेड बैंकों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक, सहकारी बैंक या ये सभी? तो आपको क्या बताना है कि पंजाब बैंक लिमिटेड बैंकों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करिएगा आंसर। तो ये कैसा बैंक है, तो ये एक निजी बैंक के अंतर्गत आता है। कैसी बैंक के अंतर्गत आता है, निजी बैंक के अंतर्गत आता है। चलिए निजी क्षेत्र की बैंक के अंतर्गत आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इनमें से कौन सा धनराशि निकालने और जमा करने में सहायता करता है? मतलब क्या कर रहे हैं आप, कैश विड्रॉ कर रहे हैं और कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं। तो वो
कौन सबसे ज्यादा आपके लिए उपयोगी होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है निम्न में से कौन सा धनराशि निकालने और जमा करने में सहायता करता है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है पर बन जाना चाहिए। तो देखिए क्या यूज होगा, तो एटीएम। अब आप बोलेंगे सर एटीएम तो करे ना पैसे निकालने के ही काम आता है। देखिए अगर आप बड़े शहरों में रहेंगे, मतलब जो थोड़े ठीक शहर हैं, या आप बैंक की मेन ब्रांच में जाएंगे, बैंक की जहाँ मेन ब्रांच होती है, बैंक की ब्रांच होती है, तो वहां पर आपने देखा होगा एक मशीन लगी रहती है और उसके ऊपर लिखा रहता है कैश डिपॉजिट मशीन, कैश डिपॉजिट मशीन। तो इस मशीन में ना यहाँ पर एक जगह होती है, आपने अगर जो बच्चे काम कर रहे होंगे तो वो जो बच्चों ने कभी यूज करा होगा तो वहां पर उन्हें पता होगा। तो कैश डिपॉजिट, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पर ये खुल जाती है जगह, और यहाँ पर आप अपने पैसे रखेंगे तो वहां पर लिखा आ जाएगा कि आपने 2,000 रुपये जमा करे। अच्छा, इस कैश डिपॉजिट मशीन की फायदा क्या होता है कि इससे आप पैसे निकाल भी सकते हैं, पैसे निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। तो ये कैश डिपॉजिट मशीन भी एक तरह का एटीएम का एक और अपडेटेड प्रकार है जिसमें दोनों काम हो जाते हैं। तो वो यहाँ पर उसी का संदर्भ लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया है। इनमें से किस खाते में एक निश्चित रकम एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? देखिए क्या बोल रहा है, एक निश्चित रकम निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है, मतलब एक पीरियड के लिए जमा कर दी जाती है। तो ऐसा कौन सा खाता है? चालू खाता, मियादी जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए क्वेश्चन सरल है, बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर। तो देखिए क्या होता है, मियादी जमा खाता। ठीक है, चालू खाता तो वो होता है जिसमें आप पैसे जमा करते हैं निकालते रहते हैं, इस पर आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है, जिसे करंट अकाउंट कहा जाता है। मियादी जमा खाता क्या होता है कि इसमें आप एक समय के लिए अपने पैसे को इसमें जमा कर देते हैं, और एक समय बाद वो क्या होता है, आपको इंटरेस्ट सहित मिल जाते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये जमा करे इसमें, और अब क्या बोला जाएगा, एक साल के बाद आपको 10% इस पर ब्याज मिलेगा। तो एक साल बाद आपको इसमें से कितने रुपए मिल जाएंगे? 11,000 रुपये मिल जाएंगे। तो उसे कहा जाता है मियादी जमा खाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं फटाफट से। निम्न में से कौन सा खाता व्यवसायी द्वारा खोला जाता है? अब देखिए व्यवसायी द्वारा मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं वो कौन सा सबसे ज्यादा खाता यूज करते हैं? तो ये एक सीधा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता। तो देखिए जो जो व्यापारी वर्ग होता है वो सबसे ज्यादा कौन सा खाता खोलता है? तो वो खोलता है चालू खाता। कौन सा खाता खोलता है? चालू खाता, यह ध्यान रखिएगा। तो चालू खाता या करंट अकाउंट जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है चालू खाते का, इसमें आप कितनी भी, इसमें कोई लिमिट नहीं होती पैसे जमा करने की निकालने की। तो आप ये इसलिए व्यापार में जब भी यूज किया जाता है तो चालू खाता ही खोला जाता है। ठीक है, बचत खाते की एक लिमिट होती है, तो इसलिए व्यापारी जब वो अपना व्यापार का काम करते हैं तो वो क्या खोलते हैं? करंट अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, पर इसकी एक ड्रॉबैक क्या है, इसमें ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, ब्याज नहीं मिलता है इसमें। तो इसके लिए क्या कहा जाता है, एक स्वैप इन एफडी करा दी जाती है कि भैया अगर हमारे चालू खाते में 5 लाख रुपए से ऊपर का बैलेंस होगा तो अपने आप जो 5 लाख रुपए से ऊपर का बैलेंस है उसकी क्या बन जाए, उसकी एफडी बन जाए। और जैसे ही 5 लाख रुपए से कम हो जाएगा बैलेंस तो वापस से इसमें पैसे आ जाते हैं, तो उसे कहा जाता है स्वैप इन एफडी। ठीक है, तो वो आपके उतना, मतलब ये एक टैक्स सेविंग या एक इंटरेस्ट कमाने का एक तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। पर मेन इसका जो आंसर है वो क्या है, चालू खाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बात कर लेते हैं फटाफट से। जब कोई बैंक चेक अदत्त लौटाता है तो इसे रिक्त स्थान कहते हैं। क्या बोल रहा है, जब कोई बैंक चेक अदत्त लौटाता है तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर करिए। चेक का भुगतान, चेक का आहरण, चेक का निरसन, या चेक का अनादरण? क्वेश्चन आईएमपी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर बैंकिंग से क्वेश्चन पूछेंगे तो इस तरह के ही क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे वो। तो ये क्या होता है, जब आप चेक लौटा देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? चेक का अनादरण कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर बात कर लेते हैं फटाफट से। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उस उसके जारी करने की तिथि से के लिए अवधि तक वैध होते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिक्त स्थान कितनी अवधि के लिए वैध होते हैं? मतलब जैसे मान लीजिए आज आपने आज आपने 11 दिसंबर को कोई चेक इशू करा, 11 दिसंबर को आपने 2022 को चेक इशू करा। तो जब ये आपने आज चेक इशू कर दिया तो ये कितने समय तक वैध होंगे? इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए आप 11 दिसंबर 2023 को चेक लेके पहुंचे कि भैया ये चेक हमको लिखा था, ये चेक आज हम आपको देने आए हैं। तो क्या ये वैलिड हो जाएगा? नहीं, ये चेक वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एक इसकी लिमिट है कि उसके अंदर अंदर ही आपको चेक बैंक में प्रेजेंट करना होगा, नहीं तो वो चेक कोई काम का नहीं रहेगा। फिर आपको वापस से जिससे आपने चेक लिया उसको वापस से वो चेक देना होगा और नया चेक उससे इशू कराना होगा। तो उसकी अवधि क्या है, 3 मंथ। कितनी अवधि है, 3 मंथ।
याद रखिएगा कितनी अवधि है, 3 मंथ अवधि है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया है। हम बैंकिंग वाले जो भी होंगे आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको इस वीडियो में कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम दूसरे वीडियो में अलग टॉपिक पर वीडियो कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बचत बैंक खाता किसके द्वारा खोले जाते हैं? अब क्या बोल रहे हैं, बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं, मतलब सेविंग बैंक अकाउंट किसके द्वारा खोले जाते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट आपको ये बताना है। व्यवसायिक प्रतिष्ठान, विनिर्माण प्रतिष्ठान और व्यक्ति द्वारा बचत के लिए खोले जाते हैं। व्यापारियों और विनिर्माताओं द्वारा कारोबार के लिए खोले जाते हैं। व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए खोले जाते हैं। जब बचत के लिए लिमिटेड कंपनियों और भागीदारियों द्वारा, उनके मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं उनके द्वारा खोले जाते हैं, ये कहना है। तो देखिए बचत बैंक खाता किसके द्वारा खोला जाता है, सामान्यतः आपको यही पता है, एक सिंपल आंसर पूछा गया है। कई बार देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कम से कम हर एग्जाम में, ऐसा नहीं है, पटवारी कोई सी भी एग्जाम होती है ना तो उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। 10 क्वेश्चन एक ऐसे आते हैं जो आपके है ना जनरल अवेयरनेस पे बेस होते हैं। जनरल अवेयरनेस मतलब आपको पता है, मतलब जीके मतलब आपको एक सामान्य ज्ञान जिसे कहा जाता है, सामान्य ज्ञान है, अगर जनरल नॉलेज भी है, आपको जनरल नॉलेज भी है ना, जीके मतलब एक जनरल नॉलेज तो होता है कि कहाँ पर क्या है, वैसा जीके नहीं, एक सामान्य बुद्धि भी अगर आप लगा लेंगे ना वो क्वेश्चन में, तो आप उसका सही आंसर दे देंगे। ऐसे आते हैं, मतलब उसमें अगर आपने ना भी पढ़ा है तो आप अपनी बुद्धि का आराम से कीप पीस माइंड करके, ठंडे दिमाग से जिसे कहा जाता है, सोचेंगे तो आप उसके आंसर बता सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं कभी भी अपने वीडियो में कि जब भी आपका एग्जाम हो, जिस दिन आपका एग्जाम हो, जिस भी दिन आपका एग्जाम हो, एग्जाम वाले दिन आपको अपना माइंड कैसा रखना है, कूल रखना है। ठीक है, कूल रखना है, प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर नींद लेकर के जाइएगा। जब भी पटवारी का एग्जाम या कोई सा भी एग्जाम देने जाएं तो अपनी प्रॉपर नींद लेकर के जाएं। ऐसा नहीं है कि एकदम हाई बाप में मत रहिएगा, एकदम कूल माइंड से, आराम से, शांति से जाइएगा। क्योंकि जब भी आप पेपर आराम से देंगे, आराम से देने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि धीरे धीरे पेपर देना, आराम से देने का मतलब है कि घबराना नहीं है, सांसें नहीं फूल रही हो, आप घबरा नहीं रहे हो। देखिए जो पढ़कर जाएंगे वो तो पढ़ना ही है, जो पढ़ जितना पढ़ सकते हैं हम पढ़ेंगे, जितनी मेहनत कर सकते हैं वो करेंगे। पर अपनी एग्जाम देते समय अपने माइंड को एक शांत रखना, एकदम कूल माइंड में रखना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप पटवारी का एग्जाम देंगे इसमें इंग्लिश पूछेंगे, मैथमेटिक्स पूछेंगे, साइंस पूछेंगे आपसे, तो ये सब चीजें टफ पेपर है, ये पेपर, ये सब्जेक्ट थोड़े से टफ पड़ते हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसलिए आपको क्या होना, उस समय कूल माइंड, जैसे ही आप कूल माइंड रखेंगे ना, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आप अगर आप कूल माइंड से होके जाएंगे, और एक बच्चा जो कूल माइंड नहीं होके जाएगा, घबराहट में पेपर देगा, वो और आप में बताऊं 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चनों का अंतर होगा। मतलब 10 से 15 मार्क्स, वो 10 से 15 क्वेश्चन आप सही और गलत कर सकते हैं केवल और केवल एक बात से, और वो है कूल माइंड के साथ जाने से। तो जरूर से अच्छे से जाइएगा, शांति से पेपर करिएगा, अभी भी समय है तो तैयारी भी कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो बाद में देखें जिस समय एग्जाम होने वाली रहे, तो कूल माइंड याद रखिएगा, शांति मन से जाना है, एकदम आराम से पेपर देकर आना है, और कमेंट फिर करना है कि क्या बेनिफिट मिला है या नहीं, तो जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम आ जाते हैं अपने वापस से टॉपिक पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? अब देखिए कौन सा बोल रहा है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक, कारपोरेशन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीबीआई बैंक या सिंडिकेट बैंक। तो आपको बताना कौन सा बैंक है जो निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेट बैंक है, वो कौन सा बैंक है। अब यहाँ पर प्राइवेट बैंक पूछा गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से, तो आपको हो सकता है नया ऑप्शन दे दिया जाए, तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पता लगा लेंगे। तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया है। अब बैंकों द्वारा बचत बैंक खाते पर ब्याज परिकलन रिक्त स्थान के आधार पर किया जाता है। मतलब उसका कैलकुलेशन जो होता है वो कैसे किया जाता है, महीने के दौरान न्यूनतम शेष पर किया जाता है, महीने के 7वें से अंतिम दिन तक न्यूनतम शेष किया जाता है, महीने के 10वें दिन से अंतिम दिन तक न्यूनतम शेष किया जाता है, या महीने के दौरान अधिकतम शेष पर किया जाता है। अब ये क्या बोल रहा है, सेविंग बैंक अकाउंट का जो बचत खाते का ब्याज का कैलकुलेशन है वो कैसे किया जाता है, आपको ये बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पर दिया है तो आप एक बार जरूर से इसको भी देख लीजिएगा, एग्जाम के समय ध्यान रखिएगा। तो देखिए महीने महीने के 10वें दिन से अंतिम दिन तक न्यूनतम शेष के आधार पर जो है ब्याज का कैलकुलेशन किया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से एक खुदरा बैंकिंग का कार्य नहीं है। अब खुदरा बैंकिंग
का कार्य जो है वो क्या बोल रहा है, नहीं है, आपको ये बताना है। सावधिक जमा स्वीकार करना, आवास ऋण देना, शिक्षा ऋण देना या संयुक्त उद्यम, कौन सा कार्य क्या बोल रहा है, खुदरा बैंकिंग कार्य नहीं है। यहाँ पर अंडरलाइन करने वाली बात क्या है, नहीं है। तो क्या नहीं है ये बताना है आपको। तो क्या नहीं है, तो संयुक्त उद्यम जो है वो इनका खुदरा बैंकिंग कार्य नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फटाफट से 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अनुसूचित बैंकिंग ढांचा नहीं है। अब अनुसूचित बैंकिंग ढांचा नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब इसको अनुसूचित नहीं किया गया है। ये कौन सा बैंकिंग ढांचे में अनुसूचित, मतलब इनको बोला नहीं गया है कि ये भी बैंकिंग कार्य कर सकते हैं, इनको बताया नहीं गया, मतलब नोटिफाई नहीं किया गया है, वो बात कर रहे हैं। तो साहूकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो देखिए फिर वापस से एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, जीके पर आधारित, मतलब जनरल अवेयरनेस पर, जिसे कहा जाता है कूल माइंड के साथ आप पेपर देंगे तो आप इसका आंसर लगा देंगे। कौन, साहूकार। साहूकार को नोटिफाई थोड़ी ना करा है कि रिजर्व बैंक ने कि हाँ आप भी लोगों से मन चाहा ब्याज लें, बिल्कुल। तो देखिए ये एक आंसर आ गया। चलिए ये बैंकिंग जो आपको एक पोर्शन पूछा जाएगा बैंकिंग, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, जो मैनेजमेंट के जनरल मैनेजमेंट जो एमपी पटवारी में पूछा गया उससे रिलेटेड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बचत बैंक खाते पर ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है। अब देखिए कौन सा, सेविंग बैंक। सेविंग बैंक खाते पर ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है, आपको ये बताना है। तो देखिए संबंधित बैंक करेगा, आरबीआई करेगा, या भारतीय बैंक संघ करेगा, या भारत सरकार करेगी। तो देखिए अब भारत सरकार तो करने से ही, तो ये आपका ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन तो आपका सीधा चला गया कि भारत सरकार का तो बैंकिंग में लेना देना ही कोई सा नहीं होता दूर दूर तक, तो ये तो है ही नहीं। भारतीय बैंक संघ, भारतीय बैंक संघ भी नहीं करता। ये क्या होता है, एक कलेक्टिव बॉडी होती है जो बैंकों की बॉडी होती है, वो कुछ उनको गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करना होता है, अपनी बात रखनी होती है, तो वो उसके लिए ये बनाया गया है। और जो एम्प्लॉय के मुद्दे होते हैं और बाकी सारे जो भी मुद्दे होते हैं, मतलब जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, उनको बताने के लिए ये बैंक बनाया गया। तो ये दो तो नहीं है। अब बचा क्या, संबंधित बैंक और आरबीआई बैंक। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई। क्या होता है, आरबीआई। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गया है। भारत में सहकारी बैंक का संगठन है कैसा। सहकारी बैंक जो है उनका संगठन कैसा है, आपको ये बताना है। द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्स्तरीय या पशष्ट स्तरीय। तो आपको ये बताना है कि जो बैंकिंग सहकारी बैंक संगठन कैसा कितने स्तर का है, आपको ये बताना है। चलिए कमेंट करिए फटाफट से कि कितने स्तर का है। तो देखिए ये है त्रिस्तरीय। कैसा है, त्रिस्तरीय। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ गया है। और क्वेश्चन 20 जो है वो बैंकिंग का आखिरी क्वेश्चन है। फिर बीमा के जो क्वेश्चन चालू हो रहे हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो कि ये बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव के आधार पर सहकारी बैंकिंग के व्यापक सुधार किए गए। मतलब जो सहकारी बैंक हैं उसमें क्या किए गए, व्यापक सुधार किए गए। मतलब जो जो उन्होंने रिकमेंडेशन बोली थी कि भैया ये सुधार होने चाहिए, तो वो किए गए। तो वो किसके कहने पर किए गए, आपको ये बताना है वो कौन सी समिति है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आईएमपी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वेदनाथन समिति जो है, वेदनाथन समिति के रिकमेंडेशन पर सुधार किए गए थे। किसमें सुधार किए गए थे, सहकारी बैंकिंग में व्यापक सुधार किए गए थे। और अगला जो 20वां क्वेश्चन है वो एक आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। तो बैंकिंग से रिलेटेड तो आरटीजीएस एक है, एनईएफटी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आरटीजीएस का बता देता हूँ एक बार मैं। बैंकिंग से रिलेटेड जो भी शॉर्ट टर्म है जो यूज किए जाते हैं, मैं उसको आपको फुल फॉर्म में बता दूंगा, तो निश्चिंत रहे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। और आपको अगर डिटेल क्लास पढ़नी है तो आप कमेंट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है, मतलब क्या फुल फॉर्म है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट से कमेंट कर दिए अगर आपको पता है तो। अगर आप कमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। तो क्या बोलता है ये, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या बोलता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 8962429653। चलिए मैं आपसे एक बार वापस से व्हाट्सअप नंबर दोहरा देता हूँ, 8962429653। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप पर इसके थ्रू संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही विजय अकेडमी के साथ जुड़े रहिए, हम कॉमर्स से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे और एमपी पटवारी में जो भी हमसे हेल्प होगी हम वो आपके लिए करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।